हमारे प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। निसंदेह इस कार्यक्रम में जुड़ना आपकी परिष्कृत रुचि का परिचायक है। राजस्थान फोरम की ओर से ये सीरीज सीमेंट और आईटीसी राजपुताना की सहभागिता में पेश की जाती है। ये आयोजन वर्चुअल ही सही किंतु सौदेश्य है। हम जानते हैं इस दौर में संवेदना और कलात्मक चेतना ही हमें बचाएगी, हमारे भीतर आशावाद के स्वर जगाएगी। यूं भी संवाद कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे कई धाराएं निकलती है जो जीवन के प्रति हमें समग्र दृष्टि देती है। हम ये भी जानते हैं कि जो व्यक्ति यथार्थ को भोगता है, किसी प्रकार से वंचित या पीड़ित होता है, तो उसकी वो स्वयं रचना नहीं करता। उसकी आवाज आमतौर पर लेखकों, कलाकारों और साहित्यकारों, पत्रकारों के जरिए ही सामने आती है। वही दूसरों की आवाज बनते हैं, इसलिए इनकी आवाज महत्वपूर्ण है, अहम है। राजस्थान फोरम की डेजर्ट सोल सीरीज में साहित्यकारों से भेंट की इन कड़ियों के साथ वही व्यक्ति न्याय कर सकता है जिसका स्वयं का अनुभव संसार और रचना धर्मिता विस्तृत हो, बड़ी हो, किंतु साथ ही संवेदनाएं सूक्ष्म हो। सो बखूबी इसका संयोजन कर रहे हैं हिंदी राजस्थानी के प्रख्यात लेखक, जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और राजस्थान फोरम के हमारे वरिष्ठ सदस्य सम्माननीय श्रीमान नंद भारद्वाज साहब। सर, अभिनंदन जी। आज इस सेशन में आप रूबरू होने जा रहे हैं एक ऐसे विरल व्यक्तित्व से जो जीवट के धनी है, जिनमें अभिव्यक्ति और सरोकार का प्रबल भाव है। बकौल उन्हीं के उन्होंने स्वाध्याय और देशाटन से बहुत कुछ सीखा है। आपने राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग में तकरीबन 35 वर्षों तक सेवाएं दी है और विभिन्न विषयों पर आपकी 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आप हैं चिंतक, लेखक, कथालोचक, अनुवादक, हमारे आदरणीय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल साहब। सर, आपको करबद्ध अभिवादन। तो साथियों, आप समसामयिक विषयों पर लिखते रहते हैं और आपकी जीवंतता सीधे तौर पर पाठकों के हृदय में उतरती है। और फेसबुक पर आपके एक पाठक होने के नाते मैं अपनी बात को विस्तार देने से पहले आप सभी को ये अवश्य ही बताना चाहूंगी कि इंटरनेट पर, यानी उसकी जो आभासी चौपाल है, उस पर यायावरी करना डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल का प्रिय शगल है। और आप अपने आसपास जो कुछ चीजें हो रही है उसे लेकर भी काफी मुखर है और स्वयं कहते हैं कि प्रतिक्रिया क्यों न दी जाए, और जहां आवश्यक हो वहां प्रतिरोध भी जरूरी है। शायद अपने भीतर की बेचैनी या यूं कहे इश्तराक को एक अशार में बयां करूं तो कुछ ये कहना चाहते हैं कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। वाह। तो साथियों, हम जानते हैं कि आप, एक बात और भी आपको बताना चाहूंगी कि जब आपसे आपकी उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता है तो बहुत ही साफ़ोई से, ईमानदारी से आपकी स्वीकारोक्ति होती है कि अभी तक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसे लेकर पीठ थपथपाई जा सके। तो देखा आपने कि कितनी कहीं कोई आत्ममुग्धता नहीं है, कितनी गजब की सहजता है। तो साथियों, अब मैं दोनों ही सरस्वती साधकों से अपरिमित आदर और आत्मीयता के साथ अनुरोध करूंगी आज की इस वर्चुअल सेशन में अपना वार्तालाप प्रारंभ करें। ओवर टू नंद भारद्वाज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सालिया जी। सालिया ने बहुत नपेतुले शब्दों में इस कार्यक्रम की अहमियत और आज की इस
महफिल के इस श्रृंखला के प्रमुख मेहमान डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के बारे में बहुत अच्छे शब्दों में आपको जानकारी दी है। सबसे पहले तो मैं दुर्गा बाबू का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। ये हमारा सौभाग्य है कि उनसे यूं तो बहुत सारी बातों पर, बहुत सारे अवसर पर अनौपचारिक बातचीत होती है, लेकिन आज जरा उन्हीं पर केंद्रित हम बात करेंगे, उनके कार्य पर, उनके जीवन पर, उनकी उपलब्धियों पर, उनके संघर्ष पर। तो आपका स्वागत दुर्गा बाबू। धन्यवाद। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के साथ मेरा पिछले 4.5 दशक का साथ है, और आज से करीब 4 साल पहले इसी डेजर्ट सोल में दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी ने मुझे अपने सवालों के घेरे में लिया था। तब से मैं अवसर की तलाश में था कि ये मौका मुझे भी मिले। तो आज ये संयोग बैठ गया है और दुर्गा प्रसाद जी मेरे सामने है, लेकिन मेरे पास सवाल नहीं है, मेरे पास जिज्ञासाएं ज्यादा हैं, और जिज्ञासाएं भी मेरी अपनी उतनी नहीं है जितनी मेरी कोशिश है कि वो सब दर्शकों की जिज्ञासाएं बने, श्रोताओं की जिज्ञासाएं बने। वो जो जानना चाहते हैं वो सब मैं दुर्गा बाबू से प्राप्त कर सकूं। वैसे तो दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जब हम नाम लेते हैं तो सब लोगों को यही आभास होता होगा, अग्रवाल परिवार से हैं तो सुखी संपन्न और बहुत उस तरह की बैकग्राउंड से, उस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन साहित्य, संस्कृति और इस सब से दुर्गा प्रसाद जी का कैसे अटकना हो गया? वे तो और किसी बड़े किसी उद्देश्य से, बड़े किसी कार्य क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देते, वैसे दिखाई देते भी हैं। कार्य क्षेत्र को हमको भी किसी एक अनुशासन में सीमित करते भी नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि अग्रवाल परिवार में भी दुर्गा प्रसाद जी से पहले बड़े बड़े अग्रवाल हुए हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल से लेकर के, भरत भूषण अग्रवाल से लेकर के, विद्याभूषण अग्रवाल से लेकर के, केदारनाथ अग्रवाल हमारे हिंदी के बहुत बड़े पोइट हुए हैं। हमारे राजस्थान में गोविंद अग्रवाल जी हुए हैं। रोहिणी अग्रवाल बहुत अच्छी आलोचक है। लेकिन यहाँ मैं अग्रवालों की कोई वो फहरिस्त नहीं पेश कर रहा हूँ, मैं तो साहित्य में जिन लोगों का योगदान है उनको याद कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा संयोग, ऐसा ये जो हमारे अलंकार होते हैं ना, जिसमें एक चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, तो बस उसी का एक संयोग बिठा रहा हूँ। तो ऐसे परिवार से या ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाले लेखक से ये जानने की जिज्ञासा जरूर होती है कि कैसे बचपन इस तरह का रहा होगा कि उस पृष्ठभूमि से अलग उनकी एक दिशा बनी। वे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सक्रिय हुए। मैं दुर्गा बाबू सबसे पहले तो आपके उस बचपन को जानना चाहूंगा, उस माहौल को जिसमें आपने अपने को एक लेखक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में तैयार किया, और एक तरह की खुशी भी महसूस की अपने भीतर, वो बताएं। नंजी, धन्यवाद। आपके इस लंबे सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं सालेहा जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत खूबसूरत शब्द मेरे काम में लिए। मुझे पता नहीं मैं उन शब्दों का कितना अधिकारी हूं, लेकिन ये उनके मन की उदारता है कि उन्होंने मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही जी। मैं राजस्थान फोरम का बहुत आभारी हूं कि उसने आज हम लोगों को इस वर्चुअल मंच पर एक औपचारिक सी बात करने का भी मौका दिया। और मेरी खुशी इसलिए और बढ़ जाती है कि आज विश्व पुस्तक दिवस है और हम लोग जो किताबों की दुनिया में विचरण करते हैं वे लोग आज बात कर पा रहे हैं। जी, आपने जो सवाल किया है और बहुत सारे नाम आपने गिनाए, उनकी परंपरा में आना तो सौभाग्य की बात है। थोड़ा और पीछे जाते तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी याद आ जाते और मैथिली शरण भी याद आ जाते और भी बहुत सारे लोग याद आ जाते। लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैं जब सन 1945 में पहुंचता हूं, जब मेरा जन्म हुआ, तो मैं पाता हूं कि मेरे पिता एक व्यापारी थे और उदयपुर में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। उनका बहुत बड़ा सपना था कि मैं उनके व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा। हालांकि जब मेरा जन्म हुआ तो उनकी उम्र काफ़ी अधिक थी और ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं कोई
13-14 साल का था तब उनका निधन हो गया। तो अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मैंने संघर्ष किए, क्योंकि जैसा जीवन मैंने जिया वैसा जीवन हम में से अधिकांश मध्यम वर्गीय लोग जीते हैं, और ये सारी परेशानियां हम सब लोगों के जीवन में होती है। और मेरी माँ का भी एक यही था कि चलो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, बीए कर ले। और मैं जब मेरे पिता का निधन हुआ तो 10वीं में पढ़ रहा था, उन्होंने जैसे तैसे मुझे बीए तक पहुंचा दिया। और मैं आज इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब तक मैं बीए में पढ़ रहा था मेरे सामने कोई खास लक्ष्य नहीं था। यही था कि मुझे अपने पिता की जो दुकान वो छोड़कर गए हैं वो संभालनी है, व्यापार करना है, और उस व्यापार को बढ़ाने का भी सपना रहा होगा शायद। लेकिन जब मैं बीए में पढ़ रहा था, वो उदयपुर के एमबी कॉलेज की लाइब्रेरी मुझे आज भी याद आती है। पता नहीं कैसे मेरी रुचि उपन्यासों में हो गई, और आज मैं बड़े मजे से इस बात को कह रहा हूँ कि मैं अपनी ज्योग्राफी की या इकोनॉमिक्स की या पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस बंक करके लाइब्रेरी में जाता और उपन्यास पढ़ता। अगर जैनेंद्र का एक उपन्यास अच्छा लगा है तो दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया। उन्हीं दिनों सुषमा धवन की एक थीसिस मेरे हाथ लगी, हिंदी उपन्यास। अब उस थीसिस में मैं उपन्यासों के बारे में पढ़ता, और जिस उपन्यास के बारे में पढ़ना मुझे अच्छा लगता उस उपन्यास को मैं ढूंढता, और बीए करते करते मैंने हिंदी के अधिकांश कालजयी उपन्यासों को चाट डाला। लेकिन और कोई मन में सपना नहीं था। बीए कर लिए और उसके बाद दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। अब देखिए किस्मत आपको कैसे आपका रास्ता बदलती है, हाथ पकड़ कर ले जाती है। उन्हीं दिनों उदयपुर में जहां मेरा घर था उसी सड़क पर आगे राजमहल था, और उस राजमहल में राजस्थान साहित्य अकादमी का कार्यालय था। हिंदी के बहुत सारे लेखक उस सड़क से गुजरकर, वो स्कूटर वाला भी जमाना नहीं आया था, पैदल राजमहल में राजस्थान साहित्य अकादमी में जाते थे। तो एक दिन डॉक्टर प्रकाश आतुर उसी सड़क से गए और मुझे दुकान पर बैठे देखा, तो उन्हें लगा कि ये तो मेरा विद्यार्थी रहा होगा, और उन्होंने पूछा कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने कहा मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरी स्थितियां ऐसी है। और उन्होंने बिल्कुल बहुत ही कोई उसके पीछे योजना नहीं होगी, मेरी माँ से कहा कि आप इसे पढ़ने भेजिए, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। और उस जमाने में कॉलेज का लेक्चरर बहुत बड़ी चीज होता था। मेरी माँ को लगा कि अगर एक कॉलेज का लेक्चरर ऐसी बात कह रहा है तो मुझे पढ़ाना चाहिए, और उन्होंने मुझे एमए करने की अनुमति दे दी। और वहां से मेरा जीवन बदला। एमए में मुझे इतने अच्छे गुरुजन मिले कि एकदम मेरी जो व्यावसायिक थोड़ी बहुत संभावनाएं थी वो तो खत्म हो गई, और मेरे मन में साहित्य पढ़ने की, साहित्य को समझने की, और शायद साहित्य को पढ़ाने की भी आकांक्षा पैदा हो गई। देवराज उपाध्याय मेरे गुरु थे, डॉक्टर नवल किशोर मेरे गुरु थे। दो नाम ही मैं याद करूं अभी, और भी बात करेंगे हम लोग। ये तो जो साहित्य अकादमी का ऑफिस जो था उस वक्त, तो ये गणगौरी घाट के पास जो बिल्डिंग होती उसी के जिक्र कर रहे हैं ना आप? नहीं, गणगौर घाट तो जरा सा दाईं तरफ रह जाता है, और वो तो सीधे राजमहल में ही था। वो सीधी सड़क जाती है राजमहल में, और वहां ऑफिस था। आपने ये बताया कि आपने शुरू में उपन्यास ज्यादा पढ़े, या उस विधा में आपकी दिलचस्पी ज्यादा हुई, कथा में ज्यादा हुई। लेकिन साहित्य में जो एमए करता है तो उसे तो साहित्य की सभी विधाओं में अच्छी खासी पैठ रखनी होती है, और हमारा टेक्स्ट भी ऐसा है कि उन सब चीजों की पढ़ाई करवाई जाती है। तो और किसी विधा में आपकी उस तरह से रुचि नहीं पैदा हुई, और कभी उस तरह से किसी एक लेखक विशेष पर, कवि पर, उस पर ध्यान नहीं गया? नंजी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो तो मैं बीए के जमाने की बात कर रहा हूँ, जबकि साहित्य की दिशा में बढ़ने की मेरी कोई योजना नहीं थी। लेकिन अनायास ही बस उपन्यास मुझे अच्छे लगने लगे। जब एमए करने लगा और मेरे गुरुजन मुझे मिले, तो स्वाभाविक रूप से सारी ही विधाओं में, सारे ही कालों में, सारी चीजों में मेरी रुचि रही। और बहुत मजे की बात मैं बताऊं आपको कि उसमें मेरी कोई शायद बहुत गहरी रुचि ना रहो, लेकिन कोई 20 साल मैंने भाषा विज्ञान एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाया। भाषा विज्ञान के एक बहुत अच्छे गुरु डॉक्टर के शर्मा मुझे मिले, और उन्होंने उस विषय में भी मेरी रुचि कर दी। तो और सब चीजों में भी रुचि रही, लेकिन वो जब मैं साहित्य की तरफ मुड़ने से पहले की बात कर रहा हूं, तब उपन्यासों में मेरी रुचि हुई थी।
दुर्गा बाबू, साहित्य पर हम और बात करें या आपके बाद के जो शिक्षक जीवन पर बात करें, उससे पहले मेरी एक जिज्ञासा ये है कि चूंकि इधर आपने समसामयिक विषयों पर बहुत लिखा है, जो कुछ हमारे चारों ओर घटित हो रहा है उसकी तरफ आप लगातार ध्यान आकर्षित करते हैं। ये जो कोरोना काल है, इसमें बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटीज बदल रही हैं, बहुत सारे लोगों को जैसे अपने जीवन के बारे में फिर से विचार करने को जैसे विवश हो रहे हैं। थोड़ा आप बताइए कि इस काल में, ऐसे समय में एक लेखक की, एक साहित्यकार की या साहित्य इटसेल्फ की क्या भूमिका बनती है, आप उसकी सार्थकता किस तरह से देखते हैं? मंजी, ये जो समय हम लोग भुगत रहे हैं, जी भी नहीं रहे हैं, भुगत रहे हैं, ये तो एक बिल्कुल ऐसा समय है जो न केवल हमारे जीवन में कभी आया, हमने इस तरह के जीवन की कल्पना भी नहीं की थी, और आज तो कामना करते हैं कि ये जीवन फिर कभी न आए, ये बुरे दिन जल्दी से जल्दी बीतें। लेकिन हर बुरे समय का कोई ना कोई संबल भी होता है। मुझे लगता है कि वो संबल साहित्य है। आज जब भी आप हताशा में डूबते हैं तो कहीं ना कहीं साहित्य दूर टिमटिमाती हुई दिए की लौ की तरह आपको रास्ता दिखाता है। बहुत सारी चीजें, आप यहाँ तक कि अल्बेर कामू का प्लेग आज पढ़ रहे हैं तब भी आपको उससे एक बल मिलता है। न जाने कितनी सारी रचनाएं ऐसी हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं तो आप अपनी उस हताशा से उबरने लगते हैं और आपको जीवन में नई राह नजर आती है। तो आज मुझे लगता है कि हमें राजनेताओं ने बहुत निराश किया है। चारों तरफ जो स्थितियां हैं वो बहुत हताशाजनक है, लेकिन वैसे में साहित्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता है। वो कोई नेताओं की तरह आश्वासन नहीं देता कि नहीं सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ऐसा वो नहीं कहता है, लेकिन फिर भी वो मनुष्यता में आपके विश्वास को दृढ़ करता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज साहित्य की सबसे अधिक जरूरत है। आपने एक शिक्षक के रूप में करीब 35-36 साल तक शिक्षा विभाग में काम किया है, और आप ऐसे शिक्षक भी रहे हैं जो शिक्षक के साथ साथ एक लेखक के रूप में भी बराबर सक्रिय रहे। यानी जिन चीजों को आप पढ़ाते थे उनके बारे में विद्यार्थियों को नई से नई व्याख्याएं, नई सी नई पुस्तकें भी आपके माध्यम से प्राप्त होती रही हैं। मेरी एक तो जिज्ञासा ये कि एक शिक्षक के रूप में आपने कहाँ कहाँ कैसे शुरुआत की, और उसमें क्या आपके अनुभव रहे, कौन से एरियाज थे जिनमें आपने मुख्य रूप से लंबे समय तक काम किया, और वहाँ की कुछ चीजें अगर आपको याद हो तो उससे भी आप साझा करना चाहेंगे? रंजी, जब मैंने नौकरी शुरू की 1967 में तो बड़ा आसान और अच्छा जमाना था, नौकरी के लिए कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं था। मार्च अप्रैल में अखबार में एक विज्ञापन आया और मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मुझ में कोई समझ नहीं थी। तब हम लोग आज के बच्चों की तरह से जागरूक और सूचना संपन्न नहीं हुआ करते थे, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। एमए का विद्यार्थी था, प्रीवियस में मैंने टॉप किया था, फाइनल का रिजल्ट आना था, और एक दिन मेरे गुरुजन ने कहा कि ये एक वैकेंसी निकली है, तुम्हें अप्लाई कर दो। सादा कागज पर आवेदन कर दिया, और जुलाई के महीने में पहले सप्ताह में एक खाकी लिफाफा मेरे घर पर आया कि आपको राजकीय महाविद्यालय भीनमाल में नियुक्ति दी जाती है, 7 जुलाई को जाकर आप ज्वाइन कर लें। अब वो इंटरनेट से पहले का जमाना था। उदयपुर में मुझे ये नहीं पता कि भीनमाल राजस्थान के किस कोने में है। कई लोगों से पूछा तो उन्होंने BHINMAL को उदयपुर वालों ने भीमल बताया। भीमल कहीं मावली के आसपास कोई जगह है, लेकिन पता लगा कि नहीं, ये तो वो जगह नहीं है जहां मुझे नौकरी करनी है। बड़ी मुश्किल से पता लगा कि भीनमाल कहाँ है, और अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर वहां पहुंच गए। 10 महीने मैंने भीनमाल में नौकरी की, और बाद में ये याद करना मुझे बड़ा सुखद लगता है कि हिंदी के बहुत सारे लेखकों ने भीनमाल को देखा और वहां रहे। आपके और मेरे मित्र स्वयं प्रकाश वहां रहे, मोहन श्रोत्री वहां रहे, सदाशिव श्रोत्री वहां रहे, जुगमंदिर तायल वहां रहे, न जाने कितने सारे लोग वहां रहे। तो मैंने अपनी नौकरी के शुरुआती 10 महीने भीनमाल में बिताए। वहां नंजी मुझे एक लाइब्रेरियन मिले जिन्हें मैं बहुत कृतज्ञता से याद करता हूं। वो ये कहते थे, अग्रवाल साहब आपको कोई किताब चाहिए आप मुझे नाम दीजिए, मैं 3 दिन में वो किताब आपको मंगवा दूंगा। और उस कॉलेज में जिसकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी, मैंने 10 महीने में इतनी किताबें पढ़ी
कि मैं आज सोचकर भी आश्चर्य करता हूँ। आरपीएससी हुई, आरपीएससी में गए, चयन हो गया और उसके बाद मेरा तबादला वहां से चित्तौड़गढ़ हो गया। चित्तौड़ कोई मैं 7 साल रहा। वहीं मेरे जीवन की एक बड़ी घटना, मेरा विवाह भी हुआ, मेरा बेटा भी वहीं जन्मा और चित्तौड़ से फिर राजनीतिक कारणों से मेरा तबादला 1974 में सिरोही हो गया। वो एक लंबी श्रृंखला बनी थी। बहुत सारे मित्रों को याद होगा कि हेतु भारद्वाज का तबादला नीम का थाना से चित्तौड़ हुआ। नीम का थाना से चित्तौड़ आकर उन्होंने दुर्गा प्रसाद अग्रवाल को धक्का मारा, जो सिरोही गए। सिरोही में दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने जीवन सिंह को धक्का मारा, जो वहां से दौसा गए। एक लंबी श्रृंखला वो हम सब राजनीतिक पीड़ितों की बनी। बहुत दुखी मन से मैं छोड़कर सिरोही आया था। यानी वो जो गुरु नानक देव का जो सूत्र है ना कि जो जब ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो उसे यही सलाह दी जाती है कि अब यहाँ से उजड़ जाओ, ताकि और वो मेरे साथ भी वही था, मेरे साथ भी वही था। अब उन बातों को याद करने से कोई अर्थ नहीं है। हालांकि फेसबुक पर मैंने कभी लिखा भी था उन सारी बातों के बारे में। लेकिन वहां जब मैं 1974 में आया तो बहुत बेमन से आया था और तब ये सोचा भी नहीं था कि जीवन के 25 साल इस सिरोही कस्बे में निकल जाएंगे। 1974 में आया और 1996 तक तो मैं बिल्कुल अनवरत वहां रहा और उसके बाद मेरी तरक्की हुई तो मैं वहां से कोटपुतली चला गया वाइस प्रिंसिपल बनकर। कोटपुतली से फिर कुछ महीनों बाद सिरोही आ गया वाइस प्रिंसिपल बनकर ही, फिर वहीं प्रिंसिपल भी हो गया। फिर आबू रोड चला गया डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल बनकर, वहां से फिर सिरोही प्रिंसिपल बनकर आ गया। सिरोही से फिर जालोर प्रिंसिपल के रूप में चला गया और जालोर से मेरी नौकरी का अंतिम तबादला जयपुर हुआ, जहां मैं ज्वाइंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन बनकर आया और 3 साल अपनी नौकरी के आखिरी 3 साल मैंने यहाँ बिताए और फिर जयपुर का होकर रह गया। दुर्गा बाबू, एक मुझे ख्याल आता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रहता है तो वहाँ के लोक जीवन में, वहाँ जो कुछ भी उल्लेखनीय चीजें हैं, स्थान हैं, उन सब में भी उसकी दिलचस्पी होती है। खासतौर से सिरोही में जहाँ आप रहे तो वो तो बहुत स्मारकों की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण स्थल है। जरा बताएंगे कभी उस तरह के लोक जीवन में, उस तरह की चीजों में भी आपकी दिलचस्पी पैदा हुई? बिल्कुल मन जी, दिलचस्पी बहुत हुई, जाना समझा मैंने बहुत, लेकिन शायद उसका अभिलेखन बहुत कम हुआ। असल में सिरोही कॉलेज में मेरे एक साथी थे, आप भी उनसे परिचित रहे हैं, डॉक्टर सोहनलाल पटनी। उन्होंने सिरोही के जीवन पर, सिरोही की कला संस्कृति, इस सब पर बहुत काम किया और इन सारे कामों में उनके साथ मेरा जुड़ाव भी रहा और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, थोड़ा बहुत उनके काम में मेरा योगदान भी रहा। बाद में अगर आपको स्मरण हो तो कभी डॉक्टर माधव हाड़ा आबू रोड कॉलेज में रहे और वहां उन्होंने आबू रोड कॉलेज में रहते हुए कॉलेज की मैगजीन का एक विशेषांक निकाला था वहां की संस्कृति को लेकर। इन सब चीजों के मैं बराबर संपर्क में रहा। वहां खूब लोगों के साथ घुलना मिलना इतना होता रहा कि मुझे अब भी लगता है जैसे मैं सिरोही का नागरिक हूं। तो वहां की पूरी संस्कृति जैसे मेरे भीतर घुली मिली है, आत्मसात किया हुआ हूं मैं, लेकिन उसमें शायद मेरा कोई लेखकीय योगदान नहीं है। लेकिन एक लेखक के रूप में आप बने उसी पीरियड में, खासतौर से जब आप चित्तौड़ और सिरोही में रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो पहली किताब आपकी आई थी साहित्य के परिप्रेक्ष्य, साहित्य के एक आलोचनात्मक निबंधों की, ये भी उसी दौरान में आई थी और उसी दौरान भी जुड़ाई थी। जरा उसकी पृष्ठभूमि बताइए, वो कैसे हुआ? असल में नंजी, मैं जब मैं सिरोही में था तभी, जब आदमी कॉलेज में लेक्चरर हो जाता है तो उसका अगला काम होता है पीएचडी करना। और जब मैं विद्यार्थी था तभी से मेरा एक सपना था कि मैं डॉक्टर प्रकाश आतुर का पहला पीएचडी विद्यार्थी होना चाहता था। मैंने उनके निर्देशन में पीएचडी की और प्रकाश आतुर के मन में, आप जानते हैं, राजस्थान के साहित्य को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने की बड़ी गहरी तमन्ना थी। उन्होंने मुझे विषय दिया राजस्थान का स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास, और मैंने बहुत मन से राजस्थान के उपन्यासों के बारे में खूब पढ़ा और अपना शोध कार्य पूरा किया।
तो उस शोध कार्य के संदर्भ में मैंने जो तैयारी की थी, जो सामग्री इकट्ठी की थी, उसी सामग्री को मैंने एक किताब के रूप में संजोया और फिर उसमें कुछ और दूसरे अपने लेख भी शामिल किए और वो लेख राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से वो किताब पंचशील प्रकाशन से प्रकाशित हुई। वो मेरी पहली आलोचना पुस्तक थी। ये जो साहित्य की विधाओं में आपने आलोचनात्मक काम शुरू किया, लेकिन मुख्य रूप से आप ज्यादातर कथा पर केंद्रित रहे या इसके अलावा भी दूसरी विधाओं पर आपकी उस तरह से सक्रियता बनी रही? नहीं, शुरू में मैंने कविताओं पर भी लिखा है, बहुत सारे कवियों पर भी मैंने लिखा है जी। और कविताओं में भी मेरी रुचि रही, लेकिन धीरे धीरे मेरी वो रुचि कथा साहित्य पर ही केंद्रित होती गई। क्या कभी रचनात्मक विधाओं में, कविता कहानी में सीधे एक कवि के रूप में, एक कथाकार के रूप में उतरने की इच्छा नहीं हुई? नंजी, ऐसा तो नहीं हुई और उतरा भी सही। शुरू में अच्छा। मैंने कुछ कहानियां भी लिखी, वे कहानियां इधर उधर छपी भी, शायद 8-10 कहानियां मैंने लिखी थी और अब मैं याद करता हूं तो वो बुरी कहानियां भी नहीं थी, बहुत महान भले ही न रही हों, लेकिन अच्छी थी। कविताएं भी मैंने लिखी। जी जी, एक और भंगिमाएं करके कहानी थी, कहानी का नाम याद आता है मुझे। वो भी आप ही के संग्रह था या एक ही कहानी थी? कौन सी? भंगिमाएं। नहीं, भंगिमाएं भंगिमाएं तो राजस्थान पत्रिका वालों का एक प्रकाशन था। राजस्थान अच्छा। पत्रिका में जो कहानियां प्रकाशित हुई थी उनका एक चयन था। वो आपने वो संपादित चयन किया का था? संपादन मैंने किया था। ओके ओके। अच्छा, इसके अलावा ये दूसरी जो कथेतर विधाएं हैं, खासतौर से संस्मरण है या यात्रा वृतांत है या दूसरी जो भी विधाएं, उनमें भी आपने काम किया? फिर बाद में तो आप उन्हीं विधाओं में सीधे सक्रिय हुए, खासतौर से संस्मरण, यात्रा वृतांत तो आपने बहुत लिखे हैं। जी जी। ये हाँ जी। कैसे, क्या शुरू पृष्ठभूमि में कुछ कविताएं वगैरह भी बनी? लिखी, फिर संस्मरण भी लिखे और उसके बीच में एक और दौर आया जब मैंने जी। बहुत लंबे समय तक खूब अनुवाद कार्य किया। ओके। हाँ। और एक चुनौती के रूप में भी मैंने किया, साहित्यिक अनुवाद किया, राजनीतिक अनुवाद किया, पॉलिटिकल साइंस की किताबों के, रूसी किताबों के अनुवाद मैंने किए। वो सब एक तरह से अपना हाथ मांझने का प्रयास था। बहुत सारा, अगर मुझे कोई कहानी अच्छी लगती तो बिना किसी के कहे मैं उसका अनुवाद कर देता और ऐसी बहुत सारी कहानियां, कविताएं, मेरे अनुवाद उनके छपे भी सही। बाद में जब टेक्निक हमारे जीवन में आई तो मुझे लगा कि हिंदी में तकनीकी अनुवाद का अभाव है और तब मैं रिटायर हो चुका था। तब मैंने सोचा कि मैं देखूं कि क्या इस उम्र में मैं नई तकनीक सीख सकता हूं और क्या मैं अनुवाद कर सकता हूं। और मैंने 3-4 साल सारे काम छोड़कर गूगल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, नोकिया के लिए, मोटोरोला के लिए, इनके लिए इतने सारे अनुवाद किए कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो सारा बिल्कुल साहित्यतर काम था, लेकिन अंततः वो भाषा का काम तो था और वो मैंने नई तरह से सीखा और किया और फिर उससे बाहर निकल आया। अब आपने दूसरी विधा की बात पूछी। जी। असल में अमेरिका जाने के मौके हम लोगों को पारिवारिक कारणों से मिलते रहे और वहां जब हम लोग पहली बार गए तो वहां के जीवन को देखकर, अब वहां का जीवन अंजी बहुत अच्छा भी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल इस अर्थ में कि आपके बच्चे जब ऑफिस चले जाएं तो दिन भर आपके पास करने को कुछ भी नहीं है। घर के बाहर, मैं आपसे वास्तव में कह रहा हूँ, हंसने की बात है, शायद हमारे श्रोता हंसेंगे भी सही। मैं और पत्नी बेटी के घर के बाहर बरामदे में बैठ जाते और कभी कोई मक्खी उड़ती हुई नजर आती तो हम बड़े खुश होते, कह रहे मक्खी नजर आई या चिड़िया नजर आई। यानी आप इस तरह से किसी सजीव को देखने को तरस जाएं। कोई आमद नहीं, कोई आहट नहीं, कोई हलचल नहीं, सन्नाटा बिल्कुल। तो कुछ समय बिताने के लिए मैं लिखने लगा, वहां के जीवन के कुछ संस्मरण लिख लिए। अब संयोग ये देखिए कि उन्हीं दिनों वहां एक संस्था की कोई गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी में मैं भी चला गया कि चलो साहित्य वाले लोगों से मिलेंगे। और जब मुझे कहा गया कि आप भी कुछ सुना दीजिए तो मैंने अपना एक संस्मरण वहां सुना दिया। उसकी उन लोगों ने बहुत तारीफ की।
उनका कहना यह था कि यहाँ जो भी आता है वो यहाँ के जीवन को गाली देता है। बहुत समय बाद एक आदमी ऐसा आया जो यहाँ के जीवन को सहानुभूति के साथ देख रहा है और उसके उज्जवल पक्ष को भी सामने रख रहा है। आपको और लिखना चाहिए। और उनकी ये जो बात थी, और ये खासतौर से कहा था मुझे अगस्त्य कोहली ने, जो हाल में दिवंगत हुए नरेंद्र कोहली के सुपुत्र हैं और वो उस संस्था के कर्ता धर्ता थे। तो बहुत सारे लेख लिख लिए, वो एक किताब बन गई और लोगों ने उसको सराहा भी सही। तो इस तरह से मैं बिल्कुल अनायास यात्रा संस्मरण में घुस पड़ा। ये किताब देश परदेश नाम से आई थी? नहीं, ये आंखन देखी नाम से आई थी रंजी। अच्छा, और इसी को राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार। जी जी, ये देश परदेश की किताब है। और वो हमारे मित्र राम कुमार जब राजस्थान पत्रिका में स्तंभ देखते थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहां से हर सप्ताह एक डिस्पैच भेजूं। तो वो जो डिस्पैचेस थे वहां के जीवन को लेकर, और वहां मैं हर लेख में अमेरिकी जीवन की भारत के जीवन से तुलना कर रहा था। उन डिस्पैचेस का संग्रह है देश परदेश। आपको उस जीवन में ऐसी क्या विशिष्टता लगती है जो कि हमारे जीवन से बहुत भिन्न भी है, और आपको लगता है कि ये इस तरह का जीवन जो है एक आइडियल हो सकता है, या इस तरह की जीवन में आपको वो खूबी नजर आती है, वो कैसे हमसे भिन्न आपको लगता है? मन जी, मुझे जो बात पहली बार वहां जाकर देखने को मिली और जो बार बार मैंने देखी और जो बात मेरे मन में अटक गई है, वो बात ये है कि वो समाज, उसमें पूंजीवाद की बहुत सारी बुराइयां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग उन सारी चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन अगर आप वहां के मनुष्य को देखें तो उस मनुष्य में कंसर्न फॉर अदर्स का जो भाव है, दूसरों के बारे में चिंता का जो भाव है, दूसरों के सुख दुख की चिंता करने का, मेरे कारण आपको कोई असुविधा ना हो, इस बात का जो भाव है, वो भाव मुझे बहुत अनुकरणीय लगता है और हमारे यहाँ उसका बहुत बुरी तरह अभाव लगता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूं। सियाटल में जिस घर में मेरे बेटी दामाद रहते थे, वो बिल्कुल गली का आखिरी मकान था, बंद गली का आखिरी मकान, और उनके बिल्कुल पास में कोई एक अमेरिकन रहता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में कुछ छोटी मोटी आग लग गई, और आग लगी तो फायर ब्रिगेड वगैरह बड़ी तेजी से घनघनाती हुई आ गई। अब वो आदमी और वो उसकी पत्नी बच्चे बाहर निकल आए, फायर ब्रिगेड आ गई, और वो अमेरिकन सबसे पहले हमारी बेटी के पास आ रहा है और कहता है कि मेरे कारण आपको असुविधा हो रही है, इसके लिए आप माफ कीजिए। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जिसके घर में आग लगी हुई हो, वो उस आग बुझाने से पहले अपने पड़ोसी से आकर क्षमा याचना कर रहा है कि मेरे कारण आपको असुविधा हो रही है? ये जो भाव है, ये भाव वहां के जीवन में मुझे सर्वत्र देखने को मिलता है, और मैं इसका मुरीद हूं। इसका मैं जितनी मैं प्रशंसा करूं कम है। मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा अंश जो आपको बहुत प्रेरक लगता हो उस तरह का, उस तरह के यात्रा वृत्तांत का कोई एक पंच जरूर सुनाए। मुझसे अंदाज होगा कि किस तरह से आपने उन चीजों को देखा और महसूस किया एक लेखक के रूप में। जी, प्रेरक तो नहीं, लेकिन शायद थोड़ा सा रोचक ही लगेगा। मैं एक ऐसा अंश सुनाता हूं जी। हम में से बहुत सारे लोगों ने एक अमेरिकन शहर का नाम सुना है, लास वेगस। लास वेगस को सिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया के पाप की राजधानी। अच्छा। सिन कैपिटल। मैंने इस पर एक लंबा लेख लिखा था, उसके छोटे से 2-3 अंश मैं आपको सुना रहा हूं। जी। मैंने इस लेख का शीर्षक रखा था, असगर वजाद से क्षमा याचना करते हुए, जिन वेगस नहीं वेख्या उर्फ लास वेगस रहेगा याद। दो शीर्षक मिल गए हैं यहाँ, अज्ञे जी वाला शीर्षक भी है और असगर भाई का शीर्षक। वायुयान ने जैसे ही मैककैरन के छोटे से हवाई अड्डे से उड़ान भरी, नीचे रंग बिरंगी रोशनी का आंचल लहराने लगा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे मैं जब भी याद करूंगा वाणी और शब्दों की असमर्थता महसूस करूंगा। रोशनियां थी लास वेगस की,
जहां 3 दिन बिताकर हम सिएटल लौट रहे थे, सचित्र पत्र पत्रिकाओं, किताबों में और टीवी फिल्म के पर्दे पर इन रोशनियों को पहले भी देखा था और यह भी जाना सुना था कि लास वेगस जगमगाता है, पर जगमगाहट ऐसी होगी यह तो कल्पना से परे ही था। मुझे तो उद्धव वाले सूरदास बुरी तरह याद आ रहे थे। एक हो तो सो गयो श्याम सिंह। मेरा मन तो वेगस के पास ही रह गया था। वायुयान काफी ऊपर उठ चुका था। रोशनियां धीरे धीरे एक बिंदु में तब्दील होकर अंधेरे में विलीन होने को थीं और मैं सोच रहा था कि अगर चारू मुकेश के लास वेगस भ्रमण के प्रस्ताव को स्वीकार न किया होता तो मैं कैसे अनुभव से वंचित रह गया होता। वायुयान काफी ऊपर उठ चुका था। रोशनियां धीरे धीरे एक बिंदु में तब्दील होकर अंधेरे में विलीन होने को थीं और मैं सोच रहा था। अब मैं क्या सोच रहा था ये मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर देता हूं क्योंकि अंश लंबा हो जाएगा। मैं इस लेख के निष्कर्ष पर आता हूं। मैंने खुली आंखों और बहुत खुले मन से लास वेगस को देखा। यह देखा कि लोग मौज मजा कर रहे हैं, पर किसी तरह की कोई अशिष्टता कहीं नहीं थी। जिसको जिस बात में आनंद मिल रहा था ले रहा था, मानो कामायनी का आनंद लोक बसा हुआ था। मनुष्य और उसके उद्यम ने घनघोर रेगिस्तान में जो स्वर्ग निर्मित कर दिया है, उसे देखे बगैर उसके सौंदर्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। लास वेगस ने कई तरह से मेरी आंखें खोली। सितारों से आगे जहां और भी है का पूरा अर्थ यहीं आकर समझा। यहां आकर देखा कि खुशी से दमकते चेहरे कैसे होते हैं, और यहीं आकर यह सबक भी लिया कि पाप पुण्य का निर्णय शून्य में नहीं किया जा सकता। कम से कम अपने बारे में तो कह ही सकता हूं कि लास वेगस ने मुझे जिंदगी को देखने का नया नजरिया दिया है। जब तक चीजों को आप खुद और वह भी एकदम खुले मन से न देख लें, आपके निष्कर्ष भ्रांत ही रहेंगे। इसीलिए मैंने अपने संदर्भ में कहा कि जिसने वेगस नहीं देखा वह तो मानो जन्मा ही नहीं। बहुत सुंदर। तो आपका ज्यादातर जब भी जाना हुआ अमेरिका हुआ या दूसरे देशों में भी आपकी यात्राएं रही? नंजी, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों का आभारी हूं कि उनके कारण हमें दुनिया देखने का मौका मिला। मेरे बेटी दामाद लगभग 15 साल अमेरिका रहे, तो 4 बार तो हम लोगों को उनके कारण अमेरिका जाने का मौका मिला। और जब गए तो थोड़ा बहुत जहां वो रहते थे सिएटल में, उसके अलावा भी अमेरिका हम लोग घूम लिए। 4 बार में कोई 2 साल हम लोगों ने अमेरिका में बिताए। उसके बाद संयोग ये बना कि हमारा बेटा ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गया, तो 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाने का और वहां भी घूमने का मौका मिला। और फिर कुछ हम लोगों ने अपनी तरह से भी दुबई भी घूम लिया, बैंकॉक भी घूम लिया, सिंगापुर भी घूम लिया। कई देश हम लोग अपनी तरह से भी घूम आए। बहुत भाग्यशाली हैं आप। पिछले दिनों मैंने एक बड़ा उपन्यास पढ़ा था सूर्य बालाजी का, कौन देश को बाकी। तो उसमें सूर्य बालाजी ने वहाँ के जीवन के बारे में, खासतौर से जो भारतीय लोग और जो बाहर से आकर के और अमेरिका में काम करते हैं, उनकी जो परिस्थिति जिसका आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से वहाँ अकेलापन हो जाता है या उनके पास करने को कुछ नहीं होता। लेकिन एक दूसरी तरह का जो पारिवारिक का मानवीय संबंधों में भी जो एक रूखापन आता है, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हवाले जिक्र दिए। कैसे वो मतलब हम जो भारतीय लोग जिस तरह के भावनात्मक संबंधों के आदी हैं, उस तरह की चीजें वहां नहीं है। ये इस दृष्टिकोण से आपको क्या फर्क लगता है, या कंपैरिजन करने को कहें तो भारतीय परिवेश में जो पैदा होकर के और जो व्यक्ति विकसित होता है उसमें, और उसमें एक मनुष्य के रूप में कौन आपको बेहतर लगता है? हालांकि कोई कंपटीशन की बात नहीं है, लेकिन एक समझने की जरूरत जरूर लगती है। नंजी, देखिए, मैंने वो उपन्यास तो नहीं पढ़ा है, हालांकि आपने जो बहुत विस्तार से उस गोष्ठी में उसकी चर्चा की थी, उससे मैंने पूरे मन से सुना था, और उस उपन्यास को पढ़ने की मेरी बड़ी गहरी तमन्ना है। इसलिए मैं उस उपन्यास के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। मैं बराबर ये महसूस करता हूं कि हम लोग यहाँ भारत में रहते हुए विदेश के बारे में एक छवि अपने मन में बना लेते हैं, और जो लोग वहां नहीं गए हैं वे तो खास तौर से उस छवि को बार बार लूप में
चलाते रहते हैं। लेकिन जो लोग जाते हैं वे अगर कुछ कहते हैं तो उस बात को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, क्योंकि वो तो उनका अनुभव होता है। अब यहीं मैं एक बात कहूं कि मेरा अनुभव इन दोनों देशों में रहने वाले भारतीयों तक सीमित है। वहां के अपने नागरिकों का जीवन कैसा है ये जानने समझने का तो मुझे कोई ज्यादा क्या बिल्कुल ही मौका नहीं है। लेकिन जहां तक वहां रहने वाले भारतीयों का संबंध है, मैंने ये पाया है कि उनमें रिश्ते यहाँ के रिश्तों की अपेक्षा अधिक मजबूत और अधिक सुगठित होते हैं। वे लोग एक दूसरे के सुख दुख में बहुत ज्यादा काम आते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ते हैं। ये बात अलग है कि जैसी फुर्सत हमको यहाँ होती है वैसी फुर्सत उनको वहां नहीं होती है। और वो तो शायद हमारे यहाँ भी जीवन बदलता जा रहा है। अब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी व्यस्तताएं आप हमारे यहाँ भी देखते हैं। तो वहां ठीक है कि अब वो आपको दिवाली भी मनानी है तो वीकेंड पे मनानी है, और आपको बच्चे की बर्थडे भी मनानी है तो वीकेंड पे मनानी है। लेकिन जितना जुड़ाव मैंने वहां लोगों में देखा, अगर किसी एक को तकलीफ है तो जिस तरह से पूरा वो समाज एकजुट होकर उसकी मदद को आता है, वो बात मुझे अब इन दिनों तो जरूर देखने को मिल रही है। कोरोना के इस काल में फेसबुक पर जब हम लोग देख रहे हैं, और आज भी जब हम लोग सुबह बात कर रहे थे, कैसे कोई भिन्न विचार वाला कुमार विश्वास रमेश उपाध्याय की मदद करता है। ये बात हमारे लिए तो अपवाद लगती है, लेकिन वहां ये बात बहुत आम है कि कोई भारतीय दिक्कत में हो सारे लोग एकजुट होकर उसकी मदद करते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों की जीवन शैली अलग है, और उस जीवन शैली में हम जाते हैं तो हम बहुत आसानी से समायोजित नहीं हो पाते हैं। अन्यथा वो लोग अपने उस जीवन में बहुत सुखी और संतुष्ट हैं। दुर्गा बाबू, आपने विदेश यात्राएं भी की और 30-35 साल शिक्षा विभाग में काम किया। इतने बड़े अनुभव के व्यक्ति को तो जब सेवानिवृत्त होता है तो कोई छोड़ता नहीं है, उसे कहीं ना कहीं अपने किसी बड़े जाल में फंसा लेता है। आपने कभी किस तरह से अपने को मुक्त रख लिया, ये मेरे लिए भी जिज्ञासा की बात है। क्योंकि जब आप 2003 में शिक्षा विभाग से निवृत्त हुए तब से आप ज्यादा व्यस्त हो गए लगते हैं, ज्यादा काम आपके हाथ में आ गया लगता है। खासतौर से जब मैं आपके बहुत सारे स्तंभ लेखन को और इस तरह के एक्टिविटीज को देखता हूँ, तो ये क्या सोचा बूझा था या ऐसे ही संयोग बनता गया और इस तरह से आप व्यस्त होते गए? नंजी, देखिए, जब मैं नौकरी के बिल्कुल अंतिम दिनों में था तो मेरे पास बहुत सारे प्रस्ताव थे, और वो बात मुझे समझ में आती है क्योंकि मैं जिस पद पर था और उसके कारण सत्ता के गलियारों में जो मेरी पहुंच थी, निजी क्षेत्र वालों के लिए वो बड़ी आकर्षक चीज थी। वो मेरे उन रिश्तों को जरूर भुनाना चाहते थे, और कई सारे प्रस्ताव थे कि आप हमारे यहाँ आ जाइए और हम ये देंगे वो देंगे आदि आदि। लेकिन तब तक एक बात तो ये कि मेरी जो पारिवारिक जरूरतें थी, वो जिम्मेदारियां थी, वो पूरी हो चुकी थी, और एक मेरे मन में शायद कोई बहुत वैभव के प्रति या संपत्ति संचय के प्रति कोई ललक शुरू से ही नहीं रही, बावजूद इसके कि मैं अग्रवाल हूं। तो जितना मिल जाता है उसमें अपना काम चल जाता है। तो मेरे मन में ये बहुत स्पष्ट था कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी है। जब नौकरी की तो पूरे मन से, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से की। और जब 30 नवंबर 2003 को वहां से मैं निकला तो उसके बाद फिर कभी उधर जाकर देखा नहीं, कोई हसरत भरी निगाह नहीं रही। और फिर लिखने पढ़ने का अपना शौक है, तो मुझे लग रहा था कि मैं लिखने पढ़ने में जिन किताबों को मैं पढ़ना टालता रहा हूं उनको मैं पढ़ूंगा। जो संगीत मैंने नहीं सुना है, मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन संगीत का रहा है, तो मेरे पास करने को बहुत कुछ था, तो मैंने नौकरी वोकरी करने की नहीं सोची। और फिर धीरे धीरे वो बाबा जी पानी में डूबते गए और कंबल ही बाबा जी को पकड़ता गया। जी, क्या क्या किन किन विषयों में आपने मतलब उस अनुभव को लिखने के लिए उपयुक्त पाया? खासतौर से मैं संगीत या पर्यावरण या कला के जो दूसरे क्षेत्र हैं, क्योंकि सामयिक विषयों पर तो इधर आपने ज्यादा लिखना शुरू किया है। मेरे ख्याल से पहले तो या तो बैकग्राउंड में लेखन था, जो तमाम साहित्यिक विधाएं थी उनका काम था। खासतौर से
आपके जो मित्र मंडली में जैसे रमेश जी रहे हों या स्वयं प्रकाश हैं या माधव वाड़ा जी हैं, ऐसे तमाम लेखक मित्र लोग भी रहे हैं, तो इन सब के बीच रहते हुए लिटरेचर से थोड़ा सा अपना दायरा जो आपने बड़ा किया, इसके बारे में थोड़ी सी अपनी प्रतिक्रिया दें, बताएं। जी, मित्रों से मुझे बहुत वैचारिक समृद्धि मिली है, इस बात को मुझे कृतज्ञता पूर्वक सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहिए और मैं गर्व से इस बात को स्वीकार करता हूँ। स्वयं प्रकाश का जो साथ मेरा लंबा रहा, उससे चीजों को वैचारिक रूप से देखने में मैं सक्षम हुआ, इस बात को मैं आज बहुत कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ। माधव वाड़ा साथ रहे, नौकरी के शुरुआती वर्षों में सदाशिव श्रोत्री का साथ मिला, आप जैसे मित्र मुझे मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और जाना। साहित्य में मेरी रुचि रही, मैं कुछ छोटा मोटा करता रहा, लेकिन आज मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं कि मेरे में दो बड़ी कमियां हैं। एक, मैं बहुत आलसी हूं, मुझसे मेहनत नहीं होती है, मुझ में व्यवस्था का अभाव है, और मैं खासतौर से जब आपको देखता हूं तो पाता हूं कि काश इस व्यवस्था का एक अंश मुझ में होता तो मैं मेरे पास अपना लिखा हुआ बहुत सारा वो भी सुरक्षित नहीं है। कई बार कोई जानने वाला मुझे कहता है कि आपने वो लेख लिखा था, मुझे दे दीजिए, और मैं पाता हूं कि मेरे पास वो लेख नहीं है, उसका प्रिंट आउट नहीं है। आज जब आप बात कर रहे थे, मैंने 5-7 कहानियां लिखी, उनमें से एक भी कहानी मेरे पास नहीं है। नहीं करते हुए 150 कविताएं लिखी होंगी, शायद 4-5 कविताएं कहीं मुझे मिल जाएं, उसके अलावा मेरे पास वो नहीं है। तो एक तो उस व्यवस्था का मेरे पास अभाव रहा। दूसरा, मैंने जमकर कभी काम नहीं किया, ये मेरा निकम्मापन है। अगर मैं योजनाबद्ध रूप से एक दिशा में बढ़ता तो शायद मैं ज्यादा काम कर पाता, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी भी है कि आज 2-4 साल काम किया, फिर मेरा मन उससे ऊब जाता है और मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। यात्रा वृत्तांत में और भी लिख सकता था, बहुत सारे अनुभव हुए, लेकिन 2 किताबें हो गई, कुछ लिख लिया, फिर वो कहीं मैं सामयिक इस पर चला आया और ये कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक ये करूंगा, फिर कहीं इससे ऊब जाऊंगा, किसी और में चला जाऊंगा। लेकिन लगता है कि चलो ठीक है, 2 साल 3 साल इसमें मजा आया, ये कर लिया, कुछ और सही, क्या दिक्कत है। ये जो आपने सामयिक विषयों पर लिखना शुरू किया, खासतौर से स्तंभ लेखन के रूप में अखबारों में, तो इधर 3-4 किताबें आपकी जो आई हैं, समाज का आज है, या जो देश हम बना रहे हैं, या समय की पंचायत, ये किताबें तीनों चारों बहुत महत्वपूर्ण है और सामग्री की दृष्टि से भी अच्छी खासी, मतलब कलेवर में 250-250 पेज की किताबें, ये तो टेक्स्ट भी काफी अच्छा खासा बन पड़ा है। एक तो मैं चाहूंगा कि इनमें से कोई बहुत अच्छा एक अंश भी आप हमारे बीच में प्रस्तुत करें, और इसके पीछे किस तरह की सोच रही कि कैसे जीवन के विविध विषयों को आपने अपने लेखन का विषय बनाया है, इस पर भी अपनी बात करें। नंजी, मैं एक अंश पढ़ूं उससे पहले एक मजेदार बात कहूं। ये बात मैंने कई जगह लिखी भी है, कही भी है कि मेरे एक मित्र ऐसे हैं जिनको बताए बिना मैं अपनी एक पंक्ति भी आगे नहीं बढ़ाता हूं, और उनके बारे में भी यही है, वो है माधव वाड़ा। अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, अगर एक पैराग्राफ भी लिखा है और वो कहीं छपने भेजना है, तो मैं जब तक माधव से उसको अप्रूव नहीं करवा लूंगा वो नहीं जाएगा। और यही माधव का भी हाल है, वो भी कुछ लिखें तो जब तक मैं न कह दूं वो उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। और हम दोनों में खुलापन ये है कि माधव मेरे से उम्र में छोटे हैं, इसके बावजूद वो निसंकोच मुझे कह देंगे अग्रवाल साहब ये तो ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, और फिर वो खत्म, वो डिलीट ही हो जाता है। मैं भी उनको निसंकोच कहता हूं कि भाई ये तो बात बनी नहीं है। मैं शायद उतनी खुलेपन से तो नहीं कह पाता हूं, लेकिन जो मैं कहता हूं उसको वो भी समझ जाते हैं। तो जब ये दोनों किताबें मैं प्लान कर रहा था, समय की पंचायत और जो देश हम बना रहे हैं, ये शीर्षक भी माधव की दिए हुए हैं, तो माधव ने मुझे एक बात कही कि अग्रवाल साहब इतने नेगेटिव तो आप कभी भी नहीं थे। इन दोनों किताबों के अधिकांश लेख उनको नेगेटिव लगे, आलोचना का स्वर इनमें बहुत तीखा है, जो वैसे मेरा स्वर है। लेकिन जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो बहुत हताश होता हूं, और वो हताशा इनमें से अधिकांश लेखों में व्यक्त हुई है। मैं एक छोटा सा लेख
का अंश पढ़ रहा हूं वो जी ये हताशा और निराशा से अलग है। पढ़िए। इसका शीर्षक है नया जमाना, सुविधा और बढ़ता एकाकीपन। ये समय की पंचायत में एक लेख है। जी मुझे लगता है कि आजकल मेरा जीवन बहुत सुगम हो गया है। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल के बिल जमा करवाने, इनके दफ्तरों में जाकर क्यू में खड़ा होने के झंझट एक झटके में खत्म हो गए हैं। अपने कमरे के सुखद एकांत में अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा मैं ये सारे काम कर लेता हूँ। बैंक जाकर अपनी पासबुक अपडेट करवाने के कष्ट से भी मुक्ति मिल गई है। नेट बैंकिंग ने और अनेक कामों के लिए बैंक जाने के भी बहुत सारे चक्कर बचा दिए हैं। बैंक जाने के कुछ चक्कर तो एटीएम की सुविधा नहीं खत्म कर दिए थे। बहुत ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है जब अपने खर्च भर के पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था और अगर वहां भीड़ होती तो कतार में भी खड़ा रहना पड़ता था। कभी घर से पेन ले जाना भूल जाता तो वहां किसी से पेन मांगता, विड्रॉल पर्ची भरता और फिर कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता। अब वो अनुभव बीते जमाने की बात हो गया है। थोड़ा सा मैं बीच का अंश छोड़ रहा हूं। जी बेशक ये सब नई तकनीक के आने और बदलते जमाने के नए तौर तरीकों के प्रचलन की वजह से मुमकिन हुआ है। बहुत सारी तवालतें कम हो गई हैं, जीवन सुगम हो गया है। लेकिन क्या जीवन के सुगम होने के चक्कर में काफी कुछ नष्ट नहीं हो गया है? इस सारे परिदृश्य की सतह से थोड़ा नीचे उतरें और देखें तो पाएंगे कि इस सब से हमारी सामाजिकता को गहरी क्षति भी पहुंची है। मानवीय संबंधों की ऊष्मा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। उसकी जगह मशीनी ठंडापन हमारे जीवन को भी सुन्न करता जा रहा है। आज अपने ऐप पर गैस बुक करते हुए मैं उस जमाने को भी याद करता हूं जब गैस बुक करवाने दुकान पर जाता था, उस कर्मचारी से दुआ सलाम करता था और इसी के साथ वहां खड़े कुछ और मोहल्ले वालों से भी बतिया लिया करता था। इधर उधर के हाल मिल जाते थे। जिस दुकान से मैं घर का ज्यादातर सामान खरीदता था वो दुकानदार जब भी फुर्सत में होता मुझे ससम्मान कुर्सी पर बिठाता, चाय पिलाता और घर परिवार के समाचार लेता देता। कुछ ऐसा अपनापा उससे हो गया था कि उस शहर से ही चले आने के कोई 15 बरस बाद जब किसी ने उसके न रहने का समाचार मिला तो जी उदास हो गया। जब उस शहर में था तो दिवाली पर मेरे घर वो जरूर आता था और दो एक दफा जब मेरे परिवार में गमी हुई तो मेरा दुख बांटने में भी वो सबसे आगे था। हालांकि उससे मेरा रिश्ता सिर्फ सामान बेचने खरीदने का ही था। आज जब मैं ई कॉमर्स कंपनियों से अपनी जरूरत का सामान मंगवाता हूं तो उनसे मेरा ऐसा कोई रिश्ता कायम नहीं होता है, बल्कि प्रायः तो मानवीय संपर्क तक नहीं होता। अगर कभी उनके कस्टमर केयर से संपर्क करने की जरूरत पड़ती भी है तो मुझे पता होता है कि दूसरी तरफ से जो जूली बोल रही है उसका वास्तविक नाम कुछ और ही होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और पैराग्राफ पढ़ रहा हूं बस। बहुत छोटे व्यापारी हमारे देश की वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को भी बचाए हुए हैं। इनकी उपेक्षा का एक अर्थ यह भी है कि हम अपनी सुविधा का ख्याल करते हुए अपने अतीत को भी मिटाते जा रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम चीनी माल के बहिष्कार की बात तो खूब करते हैं, विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों की लूट पर टसूए भी खूब बहाते हैं, लेकिन अनजाने में उन्हीं को पालते पोसते भी हैं। अनजाने में बड़ों का हित साधते हुए हम छोटों को कुचलते जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय के हक में हम स्थानीय को मारे डाल रहे हैं। क्या इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए? बहुत सुंदर। मैंने एक चीज पाई है दुर्गा बाबू कि आप जब इस तरह की टिप्पणियां लिखते हैं तो उसमें काफी शोध कार्य करते हैं आप। मतलब जितनी जानकारियां उस विषय पर या उस मसले पर जुटाते हैं वो सामान्यतः कोई रेडी एंड आपके पास उस तरह से तो नहीं रहती होंगी। खासतौर से जब आप शिक्षा की दशा पर लिखते हैं तो बहुत सारे आंकड़े भी देते हैं, बहुत सारे संदर्भ देते हैं। ये सब करने के लिए आपको मुझे लगता है कि या तो बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है या आपके पास में अच्छी खासी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिससे आप ये सब हालांकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी चीजें वैसे भी, लेकिन स्थानीय स्तर की जो चीजें हैं या ये कहूँ प्रदेश स्तर की जो चीजें वो तो इंटरनेट पे भी नहीं मिलती। ये कैसे संभव है? नहीं, कुछ तो संपर्क है। खासतौर से अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो जिस विभाग में मैं 35 साल रहा वहां दोस्तियां भी हैं, जान पहचान भी है। और थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर मैं कोई एक लेख प्लान कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि वो इस सप्ताह प्लान किया तो इसी सप्ताह काम में ले लूंगा।
वो 2-3 सप्ताह तक या महीने भर तक चलता रहता है। मैं सामग्री इकट्ठी करते रहता हूँ। जब कोई जरूरत होती है मैं दोस्तों से आग्रह करता हूँ, मुझे सूचनाएं मिल जाती हैं और तब मैं उसको पूरी तैयारी के साथ सामने लाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है हवाई बात करने की बजाय जब तक आप तथ्यों के आधार पर बात न करें उसका कुछ सुख नहीं मिलता है। नहीं, एक अच्छी बात यह है कि जैसे ऐसी टिप्पणियां नॉर्मली तो ठीक है, एक इशू सामने आया जैसे अखबारों में होता है, उस पर एक सामयिक टिप्पणी आ गई, लेकिन वो 4 साल बाद भी आप पढ़ें तब भी वो उतनी ही रिलेवेंट लगे, प्रासंगिक लगे, ये लिखने की खूबी होती है। और ये काम मेरे ख्याल से एक सचेत लेखक कर पाता है। ये मैंने आपके इन सारी टिप्पणियों में ये बात मार्क की है, जो मुझे लगता है कि अगर ये किताबें भी आई हैं तो ये किताबें ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में ये बस इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ये आगे भी काम देंगी संदर्भ के रूप में। ये खूबी है। मंजी, अगर आपको ऐसा लगा है तो ये मेरे लेखन की सार्थकता है। नहीं, एक चीज और जानने की इच्छा थी कि आपने जैसे कहा कि आपने बहुत सारे अनुवाद किए, ये जो अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए या और दूसरे देशों में भी आप गए हैं, जी। किसी बड़ी विदेशी लेखक ने या किसी बड़े ऐसे रचनाकार का ख्याल आया जो आपको बहुत लिखने के लिए या अनुवाद करने के लिए प्रेरित किया और आपने उसको उस तरह से लिया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं प्रेरित हुआ हूं और मैंने अनुवाद कर दिया हूं, लेकिन शायद 2000 के आसपास की बात है, मेरी पहली या दूसरी अमेरिकन यात्रा की बात है। वहाँ क्योंकि मेरे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे, उन्हीं दिनों थॉमस एल फ्रीडमैन की किताब आई थी, द वर्ल्ड इज फ्लैट, और माइक्रोसॉफ्ट में थॉमस फ्रीडमैन का भाषण था और मेरे बच्चे मुझे उस भाषण को सुनवाने ले गए। फ्रीडमैन को मैंने सुना, वो किताब भी उनके ऑटोग्राफ सहित में ले आया और मुझे लगा कि काश वो किताब हिंदी में होती। ये संयोग है, कुछ समय बाद वो किताब हिंदी अनुवाद में आ गई, हालांकि उसका हिंदी अनुवाद उतना अच्छा नहीं था। और जब ये बात हम कर रहे हैं नंजी, तो इन दिनों अंग्रेजी से हिंदी में इतने अच्छे अनुवाद होकर किताबें आ रही है। जैसे अगर आपने वो युवाल नोआ हरारी की किताबें आपने जरूर देखी होंगी, सैपियंस और 21वीं शताब्दी के 21 सबक, इतने बढ़िया आज किताबें आ रही है कि आज मुझे अपने हिंदी भाषी होने पर कोई लज्जा का या कमी का अनुभव नहीं होता। मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ आज मेरी अपनी भाषा में उपलब्ध है। तो जो लोग अनुवाद कर रहे हैं, हमने अनुवाद को उतनी महत्ता नहीं दी है, लेकिन अनुवादक आज हिंदी में बहुत गजब का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए, कुछ वरिष्ठ लोगों ने मेरे जरिए कुछ सवाल भी आपकी तरफ भेजे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको पर भी आप कहें, और वो सवाल काफी रोचक हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कठिन समय में आप इतने तरोताजा और इतने प्रफुल्लित बने रहते हैं, इतने जीवंत बने रहते हैं, इसका क्या राज है? इसका राज है कि ये नंजी की मुझे आप जैसे और ये सवाल करने वाले जैसे सहृदय मित्र मिले हैं, तो उनका संबल रहता है। मुझे रहता है कि जब भी कभी कोई दिक्कत होगी तो ये मित्र मेरे लिए हमेशा सहायता के लिए आतुर मिलेंगे, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। अच्छा, मतलब ये तो आपने अपनी जो बॉल है दूसरी तरफ डाल दी कि नहीं, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम सबको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत है। जब सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत है तो फिर चिंता की बात ही क्या है। एक बातचीत में, इंटरव्यूज में एक बात अमूमन पूछी जाती है प्रमुख लोगों से कि कोई रिग्रेट्स हो, कोई ऐसी बात जो आपके मन में करने की रही हो और जीवन भर कर न पाए हो और अब भी आपके मन में वो दबी हुई हो, कोई ऐसी जिज्ञासा, कोई ऐसी इच्छा हो तो बताइए पहले। देखिए, मेरी एक बहुत प्रिय किताब रही है बहुत लंबे समय तक। उस किताब का टाइटल था विथ नो रिग्रेट्स। किताब की लेखिका थी कृष्णा हठी सिंह, जो पंडित नेहरू की छोटी बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित से छोटी बहन। विथ नो रिग्रेट्स। तो मैं सच्ची कह रहा हूं कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी से भी कोई शिकायत नहीं। शायद मेरे स्वभाव में भी वो बात नहीं है, आपने भी देखा होगा कि शिकायत मुझे नहीं है। लेकिन हसरतों की जहां तक बात है,
मुझे आपने जब ये सवाल किया तो चचा गालिब याद आ गए। भाई, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान बहुत लेकिन फिर भी निकले, कम तो निकले। जीवन में थोड़ा बहुत किया, लेकिन लगता है कभी तो करने को, पाने को, जानने को बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से आप जैसे व्यक्ति से हमारे जो नए लेखक हैं वो बहुत प्रेरणा लेते हैं, खासतौर से बहुत उत्साहित भी महसूस करते हैं। और आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप उन तमाम लोगों को बराबर अपने लेखन का विषय भी बनाते रहे हैं, उनकी किताबों पर बराबर आप लिखते हैं, उन पर समीक्षाएं भी करते हैं। उनके लिए कोई सलाह, कोई संदेश, कोई अच्छी बात आप बता सकें? मंजी, ये बात मुझे वाकई बहुत खुशी देती है। हम लोग बहुत चिंता तो करते रहे हैं, कई बार मित्रों के साथ भी चिंता होती है कि नए लेखन साहित्य में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इधर 4-5 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि नए लोग साहित्य में बहुत तेजी से आ रहे हैं और बिल्कुल नए से नए विषयों पर वो लोग ताजगी के साथ लिख रहे हैं। बल्कि सच बात ये, मेरे मेरे हम उम्र साथियों को बुरा ना लगे तो मैं थोड़ा डरते हुए कह रहा हूं, लेकिन इन नए लोगों की भाषा में और अभिव्यक्ति में और वर्णन कौशल में जो ताजगी है, वो ताजगी हम लोगों के यहाँ नहीं मिलती है। आप किसी 60-70 साल के लेखक का गद्य पढ़ लीजिए और आप किसी 25-30 साल के लड़के का गद्य पढ़ लीजिए, आप अंतर बिल्कुल महसूस करेंगे। और मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी उस नए लड़के के गद्य से ही अपने आप को रिलेट करेगी, हमारे गद्य से वो रिलेट नहीं करेगी। इसमें मेरा गद्य भी शामिल है, मैं उससे अलग नहीं हूं। मेरा गद्य भी उनकी तुलना में तो थोड़ा सा बासी और फीका और बेस्वाद है। तो ये तो सही बात है कि उन लोगों की जानकारी का स्तर, उनकी अभिव्यक्ति का स्तर बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत चिंतित करती है वो ये कि आज जो नए लोग आ रहे हैं उनमें अमर हो जाने की, प्रसिद्ध हो जाने की, सब कुछ पा लेने की इतनी तीव्र आकांक्षा है कि वो उसके पांव तले, उस आकांक्षा के पांव तले जो मेहनत का महत्व है उसको वो कुचल देते हैं। आप अगर कुछ लिख रहे हैं और अगर आप उसको 2 बार 3 बार पढ़कर परिष्कृत ना करें तो उसका जो कच्चापन है वो पाठक तो जल्दी से पकड़ लेता है, मेरी पकड़ में भी आ जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो अपने लिखे को बार बार देखें और ऐसा कोई दोस्त भी रखें जो उनको कहे कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। आज जो आत्ममुग्धता बढ़ती जा रही है वो मुझे बहुत चिंतित करती है। फेसबुक पर 50 लाइक आ गए तो मुझे लगता है कि अब तो मुझसे बड़ा तो दुनिया में कोई यही नहीं है। इससे बचा जाना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात कही आपने और मैं उम्मीद करूंगा नए लोगों से कि वे इस बात पर गौर करें। आपने अपने जीवन की इतनी अच्छी जानकारियां, अनुभव साझा किए, अपने लेखन के बारे में और देश दुनिया के बारे में जो आपकी अपने ऑब्जर्वेशंस थे, आपके जो अनुभव थे वो सब बताए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आप आज हमारे बीच में संवाद के लिए उपलब्ध रहे। धन्यवाद। और अब मैं सालेहा जी को हैंडओवर करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम की सालेहा जी से पहले मैं बस एक बार राजस्थान फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मंजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझसे बहुत कुछ कहलवा लिया। ओवर टू सालेहा जी। दोनों की बहुत बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद। बहुत ही सहज तरीके से आपकी बातचीत, बहुत ये कहूंगी कि बोधगम में आप दोनों की बातचीत रही। और पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो यही कहना चाहूंगी, मैं जो मुझे सबसे ज्यादा चीज आकर्षित करती है आप दोनों की पर्सनैलिटी में होती है कि आप दोनों ही अपनी बातचीत के जरिए शायद ये संदेश देते हैं कि कभी भी अपने वजन पे मजबूत मत होना, क्योंकि यही बात हमें शायद और दायित्वशील बनने की बात। राजस्थान फोरम की साहित्यकारों से भेंट की ये जो वर्चुअल सीरीज थी संयोजन करने के लिए बहुत बहुत आभार। पद्म विभूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट के निर्देशन में सभी सदस्यों की सक्रियता के साथ ही गतिविधियां प्लान की जाती है। आगे भी बहुत सारी एक्टिविटीज जारी रहेंगी, चाहे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो। और इस सेशन में प्रस्तुति सहयोग के लिए अमृता नायर, सर्वेश भट्ट और आपका बहुत
धन्यवाद। लफ्जों के जरिए हमें बहुत ताकत मिलती है, शब्दों में वाकई बहुत ताकत होती है, यही हमें जोड़ते हैं। तो यूं ही शब्दों के शामिल होने के साथ हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात। हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।